تو स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या होता है और ये हमें क्या बता सकता है। लेकिन उससे पहले जरा कल की जो बात थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। जहां से कल बात हमने खत्म की थी वो एक दफा फिर बता देता हूं। और वो बात ये थी कि हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, जैसे कि मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं, और मैं इस पर एक स्ट्रेस अप्लाई करता हूं जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, तो इस स्ट्रेस के नतीजे में एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, यानी स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। लेकिन मैंने फिर आपको एक और बात भी बताई थी और वो बात थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने कहा था आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि जब आपने स्ट्रेस अप्लाई की तो बॉडी डीफॉर्म हो गई, तो हम कहेंगे इस पिक्चर के लिहाज से देखें तो स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। लेकिन जब आपकी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है तो आप अगर एटॉमिक लेवल पर जाकर देखें तो आप देखेंगे एटम्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ये जो मटेरियल के अंदर एटम जोर लगा रहे हैं, ये जो मटेरियल के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया आप देखेंगे, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो अंदर की स्ट्रेस है इसे मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनल स्ट्रेस कह देता हूं। और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वजह से एटम्स के अंदर वापस जाने की एबिलिटी जनरेट हो गई है, यानी कि एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गई है। तो इस पिक्चर के लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेन which produces the stress। तो मैंने ये बात जानबूझकर बताई थी कि अगर कहीं पर कोई कह दे कि स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन, या कोई कह दे स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, तो ये दोनों बातें ठीक हो सकती हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां से बात को आगे लेकर चलते हैं। जो बात अभी तक हम लोग ने नोट नहीं की वो देखते हैं, वो क्या बात है। देखें, मैंने सपोज करें स्ट्रेस अप्लाई की 10, तो ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है इसको मैंने मेजर किया, तो ये स्ट्रेन थी 2। ये वैल्यूज मैं नोट कर लेता हूं। अच्छा जी, मैंने स्ट्रेस जो है वो 10 से डबल कर दी और मैंने स्ट्रेस कर दी 20, तो मैंने देखा जो स्ट्रेन है वो भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होगी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन मैंने देखा स्ट्रेन हो गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने स्ट्रेस डबल की तो स्ट्रेन भी डबल ही प्रोड्यूस हुई है, डबल डिफॉर्मेशन हुई है। इसी तरह से मैंने जब इसको 30 कर लिया तो मैंने देखा कि जो हमारे पास स्ट्रेन है वो 6 हो गई। अब ये वैल्यूज जो मैंने आपके सामने नोट किए हैं, इन वैल्यूज को जरा गौर से देख लीजिए। इन वैल्यूज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो ये है कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रही है उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रही है। अगर आप देखें ये 10 से 20 हो गई तो डबल होगी ना स्ट्रेस, तो देखिए नीचे स्ट्रेन भी 2 से 4 होगी, यानी डबल हो गई। इसी तरह से ये 10 से 30 अगर आप देखें स्ट्रेस 3 टाइम्स हो गई है, तो अगर आप नीचे देखें तो 2 से 6 स्ट्रेन हो गई है, इसका मतलब स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो गई है। तो इसका मतलब जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रही है उस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रही है। ये हमेशा नहीं होगा, एक लिमिट तक होता है, तो हम उस लिमिट के अंदर अंदर ही मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे। उस लिमिट को क्या बोलते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से मैं इसको एक और तरह से भी देख सकता हूं। अगर मैं जो फर्स्ट केस है उसमें स्ट्रेस जो कि 10 है और स्ट्रेन जो कि 2 है उसको डिवाइड करूं, तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो आई ये 5 आई। अब मजे की बात है जो सेकंड केस है, अगर मैं उसकी स्ट्रेस लूं तो वो 20 थी, उसकी स्ट्रेन 4 थी, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20/4 आंसर अभी भी 5 आया। और थर्ड केस में अगर मैं स्ट्रेस 30 ले लेता हूं और स्ट्रेन 6 ले लेता हूं, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर अभी भी 5 ही आएगा। इट मींस व्हेन यू इंक्रीज द स्ट्रेस द स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेस बट इन द सेम रेशियो, जिसकी वजह से हमारे पास जब इनका डिवीजन करते हैं यानी इनकी रेशियो लेते हैं वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आती है। और जो चीज कांस्टेंट रहती है ना वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट आ रही है, इस वजह से मैं एक नई क्वांटिटी बना देता हूं कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये जो नई क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। Why elasticity modulus या modulus of elasticity is important for us? Because this is a ratio between stress and strain, and the marvelous thing is it always remains constant। अच्छी बात ये हमेशा constant रहती है। तो क्या होता है यंग्स मॉडुलस मैंने आपको बता दिया। ये मुझे बताएगा क्या, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, यानी इससे मुझे क्या पता चलेगा ये बात की बात है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो है इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, एक बात है। अच्छा जी, इसको ई से रिप्रेजेंट अगर मैं कर दूं तो हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का
यूनिट निकाल लेते हैं जरा। देखें ऊपर स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट याद है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि नीचे स्ट्रेन है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो फिर E का यूनिट यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोथ हैव सेम यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर रहा हूं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्ट्रेस, और बल्कि तीन चीजें होंगी, स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉड्यूलस, इन तीनों का एक ही यूनिट है और तीनों का यूनिट क्या है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने इसका फार्मूला लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये क्या बताएगा, ठीक है, यानी मुझे पता चलता है भाई एक मटेरियल का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस 50 है, दूसरे का 25 है, तो इसका क्या मतलब क्या है, उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा होने का क्या मतलब है, दूसरे मटेरियल का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होने का क्या मतलब है। तो आई वांट द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। अब वो फिजिकल मीनिंग में आपको बताता हूं। पहले तो आप देखें ना, ये बता क्या रहा है, ई जो है वो बता रहा है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। याद है सिंबल्स दिए थे, मैं इस फार्मूला को 2 दफा लिख देता हूं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिंबल। अच्छा, अब जरा देखिए, मेरे पास ये एक रबर है। इस रबर बैंड के बारे में आप लोग अक्सर ये कहते हैं, 10th में कहकर भी आए हैं, और टीचर से आपने सुना भी होगा कि यार रबर इज वेरी इलास्टिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लचकदार है। तो लचक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलास्टिक। यहां से आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि लास्टिक यूज करते हैं ना, लास्टिक का वर्ड इलास्टिक से निकला। तो हम कहते हैं रबर इज वेरी इलास्टिक। आज हम चेक करते हैं ये रबर इलास्टिक है या नहीं, और इसका मतलब क्या है। देखें, मैं इस पर स्ट्रेस लगाता हूं और देखता हूं इसमें कितनी डिफॉर्मेशन पैदा होती है। ये देखिए, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई और डिफॉर्मेशन अच्छी खासी पैदा होगी, क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल मटेरियल है। दोबारा देखें, मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस लगानी है तो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, यानी स्मॉल स्ट्रेस प्रोड्यूसेस लार्ज स्ट्रेन्स इन द बॉडी, ऐसे है ना। तो इसका मतलब स्ट्रेस थोड़ी थी, स्ट्रेन ज्यादा थी। स्ट्रेस क्या होती है, ऊपर आती है ना, ये स्ट्रेस ऊपर है, तो स्ट्रेस थोड़ी है तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी इस केस में अगर मैं देखूं तो स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन थोड़ी है, मतलब न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाली चीज थोड़ी है, नीचे वाली चीज ज्यादा है। आप जानते हैं कि जब रेशो के अंदर ऊपर वाली चीज कम हो, नीचे वाली चीज ज्यादा हो, तो फिर आंसर कम आता है, क्योंकि नीचे ऊपर वाली चीज कम होगी आंसर कम आएगा, और नीचे वाली चीज ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो भी आंसर कम होगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या आया, कम आया। यानी रबर का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा है कि कम है, कम है, ये कम इलास्टिक है। हम गलत कहते हैं कि रबर तो बड़ा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है, रबर इज वेरी लेस इलास्टिक, ठीक है जी। तो हमारे पास इलास्टिसिटी कम होने का क्या मतलब हुआ, रबर के बारे में हम लोगों ने क्या नोट किया, लेस इलास्टिक है। ये लेस इलास्टिक का मतलब इसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम है ना। तो जिसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होगा, जैसे रबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मतलब ये हुआ ये आराम से स्ट्रेच हो सकता है, यानी इसको डिफॉर्म करना आसान है। ये असल मतलब होता है इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस हमें बताता है किसी चीज को कितना आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है या कितनी मुश्किल से डिफॉर्म किया जा सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं, रबर के केस में मैंने देखा कि वो कम इलास्टिक है, उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम है, इसलिए वो कम इलास्टिक है, और इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होने के साथ साथ मैंने देखा कि वो इजीली डिफॉर्म हो सकता है, इजीली डिफॉर्म हो सकता है, आसानी से अपनी लेंथ चेंज कर सकता है, मुझे बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ी। आइए अब एक और सिनेरियो देखते हैं। इस रबर को जाने दीजिए, ये मेरे पास स्टील का एक स्केल है, और मैं जिस तरह से जितनी फोर्स मैंने रबर पर अप्लाई की थी उतनी ही इस पर अप्लाई करता हूं, उतनी ही स्ट्रेस आप देखेंगे कि मैं अप्लाई करूंगा। अब जरा देखते हैं, मैं उतनी ही स्ट्रेस इस पर अप्लाई कर रहा हूं, क्या लेंथ चेंज हुई, चले मान लेते हैं कि थोड़ी सी हो भी गई होगी, तो स्ट्रेन बहुत कम नहीं प्रोड्यूस हुई।
यहां पर अगर आप देखें मैं उतनी ही फोर्स अप्लाई, उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं तो काफी ज्यादा स्ट्रेन है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मैं उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, बल्कि शायद ज्यादा ही कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब स्टील जैसी चीज के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लग रही होती है लेकिन स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेकिन स्ट्रेन बहुत कम। अब ये तो उल्ट हो गया ना, यहां देखो, यहां पर ऊपर वाली चीज कम थी, नीचे वाली चीज ज्यादा। यहां ऊपर वाली चीज यानी न्यूमरेटर वाली चीज ज्यादा है और डिनोमिनेटर वाली चीज कम है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो आपको पता है रेशो बढ़ जाती है, या जब डिनोमिनेटर कम हो तब भी रेशो बढ़ जाती है। इसका मतलब इस केस में ई क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी स्टील के केस में हम कहेंगे कि स्टील इज वेरी इलास्टिक। व्हाई? बिकॉज इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वेरी हाई। और वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, स्ट्रेन बहुत थोड़ी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो सख्त इतना है। तो यहां से हम अब ये कंक्लूजन लिख देते हैं, जैसे रबर के बारे में लिखा, स्टील के बारे में हम कह सकते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस मैंने देखा कि ज्यादा आ रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्यों इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा आ रहा था? इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यह बनी कि स्ट्रेस बहुत लग रही थी, स्ट्रेन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही थी। स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होने का मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही थी। स्केल को मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रबर जितना डिफॉर्म नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा, तो इसका मतलब डिफिकल्ट टू डिफॉर्म। जी ये है असल में इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का फिजिकल मतलब। अगर आपसे कोई पूछे यार इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या बताता है, तो आप बताएंगे ये बताता है कि डिफॉर्मेशन का ईज या डिफॉर्मेशन का डिफिकल्टी बताता है। बेसिकली हाउ डिफिकल्ट, हाउ मच डिफिकल्ट इज टू डिफॉर्म अ बॉडी, या हाउ मच इजी इज टू डिफॉर्म अ बॉडी। तो हम लोगों ने देख लिया कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है वो आपको डिफिकल्टी ऑफ डिफॉर्मेशन बताता है या ईज ऑफ डिफॉर्मेशन बताता है। मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस का ये फिजिकल मतलब मैं लिख देता हूं। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिकल्टी ऑफ डिफॉर्मेशन, या डिफिकल्टी इन डिफॉर्मेशन लिख देता हूं। इसका मतलब यह है कि जिन चीजों का इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या लेंगे आप, उनको डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना। जिनका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कम होगा, इसका मतलब उनको आसान है डिफॉर्म करना। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहां पर हमारे पास ये जो रबर है, जिसको हम हमेशा से कहते हैं यार ये तो बड़ा इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है, ये बहुत कम इलास्टिक है। असल में इलास्टिक कौन है? जो जितना सख्त होगा उतना इलास्टिक होगा। तो असल इलास्टिक स्टील है। तो ये अगर एमसीक्यू आ जाए, और आता भी है खासतौर पर एंट्री टेस्ट में, कि विच वन इज मोर इलास्टिक, तो बच्चे अक्सर रबर की तरफ जाते हैं। नहीं भाई, रबर वेरी लेस इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी से लचक नहीं है, लचक का ये गलत तर्जुमा है इलास्टिसिटी। लचक के लिए असल वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपसे पूछे हु इज मोर फ्लेक्सिबल, तो फिर आप रबर कहेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर हम कहते हैं इलास्टिसिटी का मतलब लचक होता है। नहीं भाई, लचक नहीं होता, समझ लगी ना। वैसे इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस गेन करने की एबिलिटी। तो यहां से बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर देखें आपने इसको इतना ज्यादा स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच करने के बावजूद जब छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, तो ये ज्यादा इलास्टिक है। यानी इसकी एबिलिटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के लिए गेन करने के लिए ज्यादा है, ठीक है ना। जबकि इसके स्टील के स्केल में ऐसा नहीं होता। तो मैं कहता हूं आप इस तरह से ना देखो, आप ये देखो कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन। आप यूं समझे कि इलास्टिसिटी का मतलब है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी मोहब्बत करती है। तो अगर आप देखें, इसको मैंने देखा, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है ना। तो अगर ये वाकई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती तो मुझे ये इतना डिफॉर्म करने देती ही ना, समझ लगी। तो ये फौरन वापस आ तो गई है, यानी इतना करने के बाद, लेकिन हमारा असल कंसर्न ये होना चाहिए कि भाई आपने इसका इतना डिफॉर्म कर कैसे दिया, अगर वाकई ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की एबिलिटी रखती थी। भाई नहीं रखती थी तो आपने कर दिया ना,
समझ लगी ना? तो इसका मतलब इलास्टिसिटी को आप इस तरह से देखेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में कुछ बातें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यानी इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतनी सख्त चीज होगी, उसको डिफॉर्म करना उतना मुश्किल होगा। तो जब आप अपने जो घरों में आपने मटेरियल यूज करने दीवारों में, तो आप देखेंगे कि भाई वहां आपको एक सख्त चीज चाहिए जो कि ठहर सके वहां पर। तो इसका मतलब आप वहां पर ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जिनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा होंगे। तो अगर आप ये टेबल देखें जो आपकी बुक में बना हुआ है, तो इस टेबल में आप देखेंगे जिन चीजों के बारे में आप जानते हैं कि वो सख्त है, मिसाल के तौर पर ये डायमंड देख लीजिए। तो डायमंड के आगे इलास्टिसिटी मॉड्यूलस की डिफरेंट वैल्यूज हैं। क्यों है डिफरेंट वैल्यूज, अभी हम लोगों ने पढ़ना है, लेकिन सारी वैल्यूज को एक नजर देखिए तो सही, सारी कितनी ज्यादा है, थाउजेंड्स में, ऐसी है ना? तो जो चीजें इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, जरा उनको एक नजर देखिए, तो वो आप देखेंगे उनके इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बताता है कोई चीज कितनी सख्त है, कितना उसको डिफॉर्म करना मुश्किल है। ठीक है, लो बच्चों, अब एक आखिरी बात भी मैं आपको बताता चलूं, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब समझाता हूं, लेकिन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है ना, वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मेरे पास कॉपर का, सपोज करें कॉपर का एक रॉड है, उसका यंग्स मॉड्यूलस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अगर मैं कॉपर का रॉड की बजाय कॉपर की डिस्क ले लूं, या कॉपर का ब्लॉक ले लूं, या कॉपर का स्प्रिंग ले लूं, या कॉपर की वायर ले लूं, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं ना, लेकिन मजे की बात है सबका यंग मॉड्यूलस यही होगा। इसका मतलब यंग मॉड्यूलस कॉपर का मटेरियल जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आप जो मर्जी शेप ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एमसीक्यू आ जाता है, और मैं एमसीक्यू इस तरह से बता देता हूं आपको कि हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का यंग मॉड्यूलस सपोज करें ई है। इस रॉड के मैंने दो हाफ कर दिए, ठीक है, इसको कट करके मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिया। तो बताएं हर हाफ का यंग मॉड्यूलस कितना होगा? तो बच्चे कहते हैं भाई E/2 होगा। नहीं, ऐसे नहीं। यंग मॉड्यूलस को डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ती, बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 13 में, कि रेजिस्टिविटी का डायमेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वायर बड़ी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, जैसी मर्जी हो, अगर कॉपर है तो जब तक कॉपर का मटेरियल आप यूज करते रहेंगे एक ही रेजिस्टिविटी होगी। बिल्कुल ऐसे यहां पर यंग मॉड्यूलस भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस और लेंथ और ज्योमेट्री जो हमारे पास मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो मर्जी शेप हो। तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास रॉड्स हाफ हो गए, लेंथ भी हाफ हो गए, लेकिन यंग मॉड्यूलस अभी भी दोनों हाफ का ई ही होगा। तो यंग मॉड्यूलस को लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया से, शेप से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये कब चेंज होगा? जब आप कॉपर की जगह सिल्वर का रॉड ले लेंगे, उसका यंग मॉड्यूलस डिफरेंट होगा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इफ यू वांट टू चेंज द मॉड्यूलस, यू बेटर चेंज द मटेरियल यू आर यूजिंग। ओके, लो भी बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो गई हैं। अब आगे का काम आसान है, और वो मैं अब आपको बताता हूं कि इलास्टिसिटी मॉड्यूलस क्या बताता है, डिफॉर्म करना कितना मुश्किल है। ऐसे ही ना, डिफिकल्टी इन डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ये बताता है। लेकिन डिफॉर्मेशन तो हम पढ़ के आए थे, तीन किस्म की होती है ना, लेंथ में डिफॉर्मेशन होती है, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन होती है। तो फिर हमें हर एक को अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमारे पास, अगर मैं जब सपोज कर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और मैं इस रॉड पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो ये जब मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो इस रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये वो वाली स्ट्रेस है जो बॉडी को सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी लीनियरली उसको इलोंगेट करी, उसकी लेंथ चेंज करी सिर्फ एक डायमेंशन में, इसलिए मैंने इस स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेस बोला था। और ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी इसको लीनियर स्ट्रेन बोला था। इसकी रेशियो अगर लेता हूं, है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो ना, लेकिन कौन सी स्ट्रेस? लीनियर स्ट्रेस। और कौन सी स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन। तो फिर ये रेशियो होगा तो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक नाम होगा, इसे हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस। तो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? भाई ये भी वही है, जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होती है, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो, लेकिन कौन सी स्ट्रेस? लीनियर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो सिर्फ लेंथ चेंज करती है, और लीनियर स्ट्रेन की रेशियो। अब लीनियर स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑल स्ट्रेसेस हैव सेम फॉर्मूला। हर स्ट्रेस, चाहे वो लीनियर हो या वॉल्यूम हो या शियर हो, पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट टाइम, उसका फॉर्मूला तो F/A होगा। लीनियर स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि यहां लेंथ चेंज हो रही है। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या बता रहा है? मॉड्यूलस क्या बताता है? कितना डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना। तो ये भी कहेगा कितना डिफिकल्ट है डिफॉर्म करना, लेकिन अब ये एक खास डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कितना डिफिकल्ट है लेंथ चेंज करना।
ٹھیک ہے. اب یہ ڈیفارمیشن میں آپ اسپیسیفک لینتھ وائز ڈیفارمیشن کی بات کریں, لینئر ڈیفارمیشن کی بات کریں, تو جن کا ینگ ماڈولس زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ان کی لینتھ وائز ڈیفارمیشن یعنی ان کی لینتھ چینج کرنا مشکل ہے, اور جن کا ینگز ماڈولس کم ہوگا اس کا مطلب ان کی لینتھ کو چینج کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو ینگز ماڈولس اسپیسیفکلی لینتھ کی ڈیفارمیشن جو ہے, ٹھیک ہے, لینئر ڈیفارمیشن جو ہے اس کو ٹیکل کرے گا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب پینگ پر بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, سوئنگ پر بیٹھتا ہے, تو سوئنگ پر اس کے وزن کی وجہ سے جو رسی ہے اس کی لینتھ بڑھ سکتی ہے, ایسے ہی نا. اب لینتھ بڑھ سکتی ہے تو یہاں پر لینتھ وائز چینج آ رہا ہے, تو یہاں پر آپ اس میٹیریل جو رسی ہے اس کا کون سا ماڈولس جو ہے اس پر دھیان دیں گے, ینگز ماڈولس پر. یا آپ نے فار ایگزامپل ایک فانوس جو ہے وہ ایک تار سے لٹکانا ہے نا, تو اب جو فانوس ہے اس کے لٹکنے پر آپ چاہتے ہیں کہ تار یہ نہ ہو کہ لمبی ہو جائے اور ٹوٹ جائے, ایسے ہی نا. تو آپ کو پھر یہاں پر لمبائی یعنی کہ لینتھ کی ڈیفارمیشن کو روکنا ہے, اور لینتھ کی ڈیفارمیشن کو روکنا ہے تو آپ ایسا مٹیریل یوز کریں گے جس کا ینگ ماڈولس زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جب آپ پلرز ڈالتے ہیں تو پلرز کے اوپر جب چھت ہوگی تو چھت پر اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ پلرز پر دباؤ ڈالے گا جس سے پلرز کی لینتھ کم ہونے کا خدشہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہوا وہ ڈیفارم ہو گئے تو ٹوٹ جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا مٹیریل یوز ہو جن کا جو لینئر ڈیفارمیشن ہے وہ بہت مشکل ہو, تو آپ ایسے مٹیریل چوز کریں گے جن کا ینگز ماڈولس بہت زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ان کی لینتھ چینج نہیں ہوگی جب بہت زیادہ لوگ چھت پر چڑھ بھی جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم پریکٹیکلی سول انجینئرز خاص طور پر ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. لو بھائی, یہ جو میں نے فارمولا لکھا ہے اس فارمولے کو ہی میں اوپر آپ کے سامنے ڈیفینیشن کے طور پر لکھ سکتا ہوں. دا ریشیو آف لینئر اسٹریس. اچھا, لینئر اسٹریس جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ لینتھ میں چینج آتا ہے, تو لینتھ میں دو طرح سے چینج آ سکتا ہے, لینتھ میں کمی بھی ہو سکتا ہے اور لینتھ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر زیادہ ہو جائے لینتھ تو ٹینسائل, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا کہ جب بچہ پینگ پر بیٹھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے, اور کمپریسو بھی ہو سکتے ہیں. کمپریسو کا مطلب ہے جہاں لینتھ کم ہو, جیسے میں نے پلر والی ایگزامپل دی کہ ان کے آنے سے لینتھ ڈیکریز ہونے کا چانس ہے, تو یہ کمپریسو بھی ہو سکتی ہے, ٹینسائل بھی ہو سکتی ہے. دا ریشیو آف لینئر اسٹریس یہ ٹو لینئر اسٹرین, لیکن لینئر اسٹرین بھی ٹینسائل بھی ہو سکتی ہے, کمپریسو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن گیا الاسٹیسٹی ماڈولس کا. لو بھی بچوں, بلک ماڈولس اب دیکھتے ہیں. ذرا امیجن کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک بلاک ہے اور میں بلاک پر ہر طرف سے فورس لگاتا ہوں. جب میں ہر طرف سے فورس لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس بلاک کا والیوم چینج ہو سکتا ہے, ایسے ہی نا. تو اب یہ جو والیوم کی ڈیفارمیشن ہے, اگر میں اس میں ماڈولس آف الاسٹیسٹی فائنڈ آؤٹ کروں تو اس ماڈولس آف الاسٹیسٹی کو ہم بلک ماڈولس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلک ماڈولس کیا ہوگا, بلک ماڈولس ہوگا والیوم اسٹریس جو ہم اپلائی کر رہے ہیں, اور جتنا چینج آئے گا ڈیفارمیشن والیوم میں تو والیوم اسٹرین, تو والیوم اسٹریس اوور والیوم اسٹرین از کالڈ بلک ماڈولس. یہ دیکھیں, والیوم اسٹریس ڈیوائڈڈ بائی والیوم اسٹرین از کالڈ بلک ماڈولس, اس کا سمبل K ہے. اب اسٹریس, ساری اسٹریسز کا فارمولا سیم ہوتا ہے, تو والیوم اسٹریس F اوور A ہی ہوگا, لیکن والیوم اسٹرین جو ہے وہ اسٹرین کیونکہ والیوم میں آ رہی ہے تو ہم چینج ان والیوم اوور اوریجنل والیوم لیں گے. اس کو جب ہم ری ارینج کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بلک ماڈولس آ گیا. اچھا بچوں, اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس بلک ماڈولس کے بارے میں ایک بڑی انپورٹنٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بلک ماڈولس اگر زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. بھائی ماڈولس زیادہ ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے, ماڈولس زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے ڈیفیکلٹ ہے ڈیفارمیشن کرنا. اگر بلک ماڈولس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیفیکلٹ ہے کون سی ڈیفارمیشن کرنا, والیوم ڈیفارمیشن کرنا. تو امیجن کریں کہ میرے پاس ایک سافٹ بال ہے, میں اس سافٹ بال پر دونوں طرف سے فورس لگاتا ہوں. جب میں فورس لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس کا والیوم کم ہو جائے گا. اس کا والیوم کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بلک ماڈولس بہت کم ہے, یہ اپنا والیوم مینٹین نہیں کر سکتی, یہ اپنے والیوم کو آسانی سے چینج ہونے دیتی ہے. لیکن ذرا دیکھیں ہمارے پاس ایک میٹالک بلاک ہے اور میں اس پہ دونوں طرف سے جب ہر ڈائریکشن میں فورس اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میں اس کا والیوم اتنا چینج نہیں کر پاؤں گا. اس کا مطلب یہ اپنا والیوم مینٹین کر سکتی ہے. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ اس کا بلک ماڈولس زیادہ ہے, اس کا والیوم چینج کرنا مشکل ہوگا. اچھا, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر میرے پاس گیسز اور سالڈز یہ دو چیزیں ہوں, یا چلیں تینوں کر لیتے ہیں, اگر میرے پاس گیسز, لکوڈ اور سالڈ ہوں تو پھر ان میں سے کس کا بلک ماڈولس زیادہ ہوگا. ذرا دھیان کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو گیس مالیکولز ہوتے ہیں ان میں اسپیسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ایسے ہی نا. جب ان میں اسپیسنگ بہت زیادہ ہوگی تو جب میں ان کو ہر طرف سے فورس یا اسٹریس اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے میں ان کو اچھا خاصا کمپریس کر دوں گا, یعنی یہ اپنا والیوم مینٹین نہیں کر سکتے, تو ان کا بلک ماڈولس بہت کم ہوا. ٹھیک ہے جی, تو ان کا بلک ماڈولس کم ہوا اس لیے یہ زیادہ کمپریس ہو سکتے ہیں, مور کمپریسیبل کہہ دوں میں ان کو. جبکہ سالڈز کے کیس میں دیکھیں
तो सॉलिड्स के केस में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, इनकी वॉल्यूम वाइज डिफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। तो हम कहेंगे कि इनका जो मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी यानी इनकी कंप्रेस होने की एबिलिटी बहुत कम है। तो आपने देखा एक बात इन सारी डिस्कशन से, वो एक तो ये कि आपने देखा कि गैस का बल्क मॉड्यूलस सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड का होता है, और सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एक और बात नोट करें कि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है, यानी किसी चीज़ का बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। तो यहां से याद रखिएगा, मैं ये लिख देता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इनवर्स होता है। तो यहां से कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं C कहूं, बल्क मॉड्यूलस को K कहूं, तो हमारे पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो गैस है उनका बल्क मॉड्यूलस सबसे कम है, लिक्विड का उनसे ज़्यादा है, और सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं देखूं कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी में ये रिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो मैं कहूँगा गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लिक्विड्स की उनसे कम है, और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का ही इनवर्स है, तो जो बल्क मॉड्यूलस का यूनिट होगा, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा। भाई मॉड्यूलस का यूनिट तो मैंने आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो न्यूटन की जगह बन जाएगा पर न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर की जगह बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यूं हम कह सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस जो है वो सबसे कम गैसेस का होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड का होता है, और सबसे ज़्यादा सॉलिड्स का होता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल आपकी बुक से ही दे देता हूं। अगर आप ये टेबल गौर से देखें तो इस टेबल में आप लोगों को नजर आएगा जो सॉलिड्स हैं उनका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मरकरी है या ये वाटर है, तो इनका जो बल्क मॉड्यूलस है वो उनके मुकाबले में कम है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना है। अब बात करते हैं हम थर्ड मॉड्यूलस की, और वो शेयर मॉड्यूलस है। इसके बारे में अब डिटेल में मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि शेयर मॉड्यूलस क्या होता है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। मेरे पास ये एक क्यूब है और मैं इस पर कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूँ कि एक फोर्स निचली लेयर पर इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ऊपर वाली लेयर में इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ। इस सूरत में इसकी ना लेंथ चेंज होगी ना वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो इस सूरत में जो मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था उसे मैं शेयर स्ट्रेस कहूंगा, और जो मैं स्ट्रेन यहां से मुहैया करूंगा उसे मैं शेयर स्ट्रेन बोलूंगा, और इनकी जो रेशियो लूंगा उसको हम मॉड्यूलस तो बोलेंगे लेकिन उसको शेयर मॉड्यूलस कहेंगे। ठीक है ना। तो व्हाट इज शेयर मॉड्यूलस? शेयर मॉड्यूलस शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशियो होती है। अब स्ट्रेस तो वही फार्मूला एफ ओवर ए, लेकिन कल मैंने आपको बताया था शेयर स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा ए ओवर ए। ये कैसे आया, जरा इस क्यूब को देखें। इस क्यूब की ये साइड ए है, जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की यानी शेयर स्ट्रेस अप्लाई की, तो इसके नतीजे में जब ये डीफॉर्म होगी तो ऊपर वाली लेयर इतना आगे चली गई, ये जो जितना आगे गई इसे हम डेल्टा ए कहते हैं, और डेल्टा ए और ए की रेशियो ही स्ट्रेन बताती है हमें। ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा ए ओवर ए मैंने आपको बताया था ये tan थीटा के बराबर आता है। ठीक है, इसको भी आप वहां से देख सकते हैं कि डेल्टा ए अगर आप देखें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और जो ए है ये हमारे पास बेस बन रही है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी डेल्टा ए ओवर ए एक्चुअली में tan थीटा बनता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशंस कल की थी तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूं। लो भी, हमारे पास शेयर मॉड्यूलस का जो है वो सिंबल जी है। शेयर मॉड्यूलस का यूनिट वही होगा। शेयर मॉड्यूलस क्या बताएगा? तो शेयर मॉड्यूलस भी वही बताएगा कि डिफिकल्ट है काम। क्या काम? ये कहता था डिफिकल्ट है लेंथ चेंज करना। बल्क मॉड्यूलस बताता है कितना डिफिकल्ट है वॉल्यूम चेंज करना। तो शेयर मॉड्यूलस बताएगा कितना डिफिकल्ट है शेप चेंज करना। जिन चीज़ों का शेयर मॉड्यूलस कम होगा ना वो आसानी से शेप चेंज कर लेते हैं, और जिनका शेयर मॉड्यूलस ज़्यादा होगा वो आसानी से शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बताता है डिफिकल्टी इन लेंथ चेंज, और ये बताता है डिफिकल्टी इन वॉल्यूम चेंज, और ये बताता है डिफिकल्टी इन चेंज इन शेप। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात देखें कि जो बल्क मॉड्यूलस है ना वो मैंने आपको अभी बताया वो सॉलिड्स के लिए भी होता है, लिक्विड्स के लिए भी होता है, गैसेस के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सबका चेंज हो सकता है फोर्स लगाकर। लेकिन अगर आप सोचें कि यंग्स मॉड्यूलस तो लेंथ का चेंज है ना, तो लेंथ में आपको मालूम है चेंज जो है
وہ لکوڈز میں نہیں آ سکتا, گیسز میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, لینتھ وائز چینج. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کاپر کی وائر کو تو پکڑ کے آپ اس طرح سے اسٹریچ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ممکن ہے کہ آپ کے پاس پانی اور پانی کو آپ اس طرح سے پکڑ کے اسٹریچ کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. تو پانی کی جو لینتھ وائز چینج ہے وہ نہیں ہوتی, اس لیے پانی کا ینگز ماڈولس نہیں ہوگا. تو ینگز ماڈولس اونلی فار سالڈز. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ شیئر ماڈولس کیا بتاتا ہے کہ باڈی اپنی شیپ کتنا مینٹین کر سکتی ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کی شیپ کو مینٹین کرنا. یہ بھی لکوڈز اور گیسز کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ایک اینٹ ہے. اچھا, آپ اینٹ کو اگر اس طرح سے اٹھا کر یوں رکھ دیں تو اینٹ پھر بھی اپنی جگہ پر ایز اٹ از رہے گی, ایسے ہی نا. کیوں؟ اینٹ کے ایٹم نہیں بکھر رہے, کیونکہ اینٹ کے ایٹمز جو ہیں وہ اپنی شیپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. شیئر ماڈولس ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, اپنی شیپ برقرار رکھنے کی ایبلٹی ہے. لیکن ذرا یہ گلاس ہٹائیں, جب آپ گلاس ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی فوراً بکھر جائے گا. یعنی پانی کے مالیکیولز میں اپنی شیپ کو برقرار رکھنے کی ایبلٹی نہیں تھی. سمجھ لگی نا بات کی؟ تو اس کا مطلب پانی کا شیئر ماڈولس نہیں ہوتا. تو ہم دیکھیں گے کہ شیئر ماڈولس بھی صرف اور صرف کس کا ہوتا ہے؟ اونلی فار سالڈز. ٹھیک ہے, اور اس کا ثبوت آپ لوگ اپنے ٹیبل سے دیکھ لیجئے. ذرا بک کا یہ ٹیبل دیکھیں تو یہاں دو لکوڈز کا ذکر ہے, مرکری کا اور واٹر کا. اور مرکری اور واٹر ذرا دونوں کو دیکھیں تو دونوں کا نہ ہی ینگز ماڈولس ہے اور نہ ہی شیئر ماڈولس ہے, صرف دونوں کا بلک ماڈولس ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو آج کا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں. ماڈولس کیا بتاتا ہے؟ ماڈولس آف الاسٹیسٹی بتاتا ہے کتنا ڈیفیکلٹ ہے ڈیفارمیشن کو کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کی تینوں ٹائپس علیحدہ علیحدہ بتائیں گی. ینگز ماڈولس بتائے گی کتنا ڈیفیکلٹ ہے لینتھ میں چینج لانا, بلک ماڈولس بتائے گا کتنا ڈیفیکلٹ ہے والیوم میں چینج لانا, اور شیئر ماڈولس بتائے گا کتنا ڈیفیکلٹ ہے شیپ میں چینج لانا. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو ینگ ماڈولس کا یہ لیکچر سمجھ میں آئے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.